बहुत सारे बच्चों के साथ ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाती है कि मैम नीट का एग्जाम पास आने वाला था, हम बीमार पड़ गए, पूरे साल की मेहनत खराब हो गई। क्या चारों सब्जेक्ट्स में आपकी नॉलेज पूरी है या अभी नॉलेज में कमी है? थ्योरी पढ़ ली, याद कर ली, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, नॉलेज गेन कर ली, लेकिन कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आता जब तक आप, क्योंकि जब आप नीट के एग्जाम हॉल में बैठे होंगे बेटा, वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं, सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप टेस्ट भी दे रहे हो, लेकिन इतना करने के बावजूद भी कुछ टॉपिक ऐसे रह जाते हैं हर एक सब्जेक्ट में जिनमें बच्चों को डर महसूस होता है, जिनमें लगता है कि यार इस पे पकड़ नहीं बन रही, और वो आपको कैसे समझ में आएगा? 6 महीने बचे हैं नीट को, क्या कर पाएंगे? क्या हमसे हो पाएगा? क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है? जी हाँ, मैं हूं अर्चना राठी, आपकी बॉटनी मेंटोर, और इन्हीं सब सवालों का जवाब समझाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूं अ 6 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर नीट। बेटा 6 महीने बचे हैं और अभी भी आप कर सकते हैं। जो अभी इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताने जा रही हूं, अगर आप वो अभी सब फॉलो कर लेते हैं तो आप नीट क्लियर कर पाएंगे। लेकिन दिस इज द हाई टाइम। अभी तक जो हुआ उसे भूल जाओ, उसे वाइप ऑफ करो, रीस्टार्ट करो और स्टार्ट कर लो। और ये अगर आप कर लेंगे तो आप नीट क्रैक कर सकते हैं। और ये चीजें जो स्ट्रैटेजी में अभी आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेंगी और आपके कॉन्सेप्ट को भी मजबूत करेंगी। तो आ जाइए डिस्कस करते हैं कि जो ये बचे हुए 6 महीने हैं उनमें आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका नीट क्लियर हो सकता है, और किस तरह इन 6 महीनों में आप अपना पावर प्ले देंगे। तो सबसे पहले इन 6 महीनों में सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो पहले महीने में हमें करनी है, सो द स्ट्रैटेजी फॉर द वेरी फर्स्ट मंथ इज फाउंडेशन एंड टाइम टेबल क्रिएशन। एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ बेटा। सबसे पहले तो अपनी करंट नॉलेज को असेस करो, ये जानो कि आपको कितनी नॉलेज है। क्या चारों सब्जेक्ट्स में आपकी नॉलेज पूरी है या अभी नॉलेज में कमी है? अपनी करंट नॉलेज को असेस करके अपना एक डिटेल्ड टाइम टेबल बनाओ जिसमें 8 से 10 घंटे मिनिमम स्टडी टाइम होना चाहिए, और हर एक 1 घंटे पर आपको 10 मिनट का या 15 मिनट का ब्रेक लेना है जिससे आपका दिमाग रिफ्रेश हो जाए। और आपको हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है। जैसे फिजिक्स में आपको 2.5 घंटे देने हैं, केमिस्ट्री में आपको 2.5 घंटे देने हैं, और बायोलॉजी को आपको 2 घंटे देने हैं डेली कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए, नॉलेज को मजबूत करने के लिए। और आपको इस दौरान फोकस करना है अपनी एनसीईआरटी पर। स्पेशली फॉर बायोलॉजी यू हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक वाइज आपको फोकस करना है। आप ये असेस करो कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके वीक हैं, उन्हें असेस करो और टॉपिक वाइज फोकस करो कि फिजिक्स में ये टॉपिक्स हैं जिन पे मुझे और ज्यादा फोकस की जरूरत है, या बायोलॉजी में ये टॉपिक्स हैं जिन पर मुझे और ज्यादा फोकस की जरूरत है। तो यहां से पहली स्ट्रैटेजी जो हमने सीखी वो ये है कि अपनी नॉलेज को असेस करो, एक डिटेल्ड टाइम टेबल बनाओ, 10 घंटे पढ़ाई करो और बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स भी लो और अपनी एनसीईआरटी पे जरूर फोकस करो। चलिए नेक्स्ट, दूसरी स्ट्रैटेजी जो है कि आप सारे के सारे जो कोर टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी ऐसा चैप्टर है जो आपको हर एक चैप्टर में काम आता है। तो हर एक सब्जेक्ट में कुछ ऐसे कोर टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन, जिनका वेटेज ज्यादा होता है और जो हर एक चैप्टर में इस्तेमाल होते हैं। तो उन कोर टॉपिक्स को पहचानो और उन्हें मजबूत करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी पढ़ ली, याद कर ली, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, नॉलेज गेन कर ली, लेकिन कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आता जब तक आप क्वेश्चंस सॉल्व ना करें। तो अब ये वो स्टेज है बेटा कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्विंग आपको आईना दिखाएगी कि आपका कॉन्सेप्ट पे पकड़ है या नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करो, पीवाईक्यूज सॉल्व करो, टेस्ट दो, डीपीपीज सॉल्व करो। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा दिमाग खुलेगा। प्रैक्टिस रेगुलरली। आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट रिवीजन के अलावा एक डेडिकेटेड टाइम अपने टाइम टेबल में रखना है जहां आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हर एक सब्जेक्ट की। एंड देन आपको थोड़ा थोड़ा टाइम, 15-15 मिनट हर एक सब्जेक्ट को देने हैं पीछे का कोई भी टॉपिक रिवाइज करने के लिए। जैसे सपोज बायोलॉजी में आप आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन आप 10 मिनट निकाल के फटाफट से आप सेल बायोलॉजी का कोई एक छोटा टॉपिक रिवाइज कर लीजिए। तो ऐसे हर एक दिन आप बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक्स रिवाइज करते चलिए, तो एंड तक आपके सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे। देन एडवांस्ड टॉपिक्स एंड रेगुलर मॉक टेस्ट।
आप और जब हम आगे आगे जनवरी तक पहुंचेंगे तो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो होगी टेस्ट सीरीज। कोई भी, हमारा जो पीडब्ल्यू है वो बहुत सारी टेस्ट सीरीज लेकर आया है, रियल टेस्ट सीरीज है, एआईटीएस है। आपको एक ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है जहां पे आपको नीट के ऊपर बेस्ड मॉक टेस्ट पेपर मिले, ताकि जब आप नीट का एग्जाम देने जाएं तो आपको ऐसा ना लगे कि हम ये कैसा एग्जाम दे रहे हैं, आपको ऐसा फील आए कि हमने इस तरह के तो बहुत एग्जाम्स दे रखे हैं। तो मॉक टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा उससे, जब आप पूरे पूरे सिलेबस के या हाफ सिलेबस के पूरे पूरे मॉक टेस्ट देंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट करना आएगा। क्योंकि जब आप नीट के एग्जाम हॉल में बैठे होंगे बेटा, वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं वो टाइम मैनेजमेंट है, कि हमें आता तो था पर हमें टाइम कम पड़ गया। वो बहुत जरूरी है। चलिए, फिर नेक्स्ट आता है इंटेंसिफाई योर प्रैक्टिस। जब और हम आगे नीट की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक बार अपने पूरे सिलेबस को गो थ्रू करना है और वो सारे टॉपिक्स को निकाल के बाहर खींचना है जो आपके कमजोर हैं या जिन पर आपको डर लगता है। सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप टेस्ट भी दे रहे हो, लेकिन इतना करने के बावजूद भी कुछ टॉपिक ऐसे रह जाते हैं हर एक सब्जेक्ट में जिनमें बच्चों को डर महसूस होता है, जिनमें लगता है कि यार इस पे पकड़ नहीं बन रही। और वो आपको कैसे समझ में आएगा? टेस्ट देकर। जितने ज्यादा आप टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि ये टॉपिक हमारा वीक है, इससे क्वेश्चंस हमसे नहीं बनते। तो चारों सब्जेक्ट में वो सारे टॉपिक ढूंढ के बाहर खींच के निकालो जिनसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं और उन्हें मजबूत करो, ताकि नीट के एग्जाम आने तक वो आपको डराए नहीं, वो टॉपिक्स आपको परेशान नहीं करें। देन रीवर्क योर मॉक टेस्ट एंड रिवाइज। जितना नीट पास आता जाएगा, हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर पिक्चर में किसकी एंट्री होगी? रिवीजन की। एंड में जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे बेटा, उतना ही ज्यादा नीट में आपकी जो सक्सेस है वो बढ़ जाएगी। तो एंड टाइम पर जब नीट आने वाला होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिवीजन। देन सब्जेक्ट वाइज रिवीजन। आप एक ऐसा जो है परफॉर्मा बनाएंगे जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देकर उसे प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हैं, सारे चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर रहे हैं। एंड देन एंड में जब हम नीट के पास होंगे तब ज्यादा से ज्यादा आपको पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, जो आपको एक आइडिया देंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है। देन कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन। जैसे ही हम नीट के लिए, हमारा 1 या 1.5 महीना बचेगा, तब आपको क्या करना है? जो आप टेस्ट देकर आएंगे उनके रिजल्ट्स को एनालाइज करना है। आपको अपने हर एक टेस्ट के मार्क्स देखने हैं कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। कम बन रहे हैं तो वो कौन से एरियाज हैं जिन पे आपको इंप्रूवमेंट करना है। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बेहतर करना है, या आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं, या आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हैं, या आपकी नॉलेज पूरी नहीं है। तो अपने टेस्ट को एनालाइज करना है और जो भी उनमें आपकी कमियां निकल के आ रही हैं, टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है उसे ठीक करो, सिली मिस्टेक कर रहे हो तो पेशेंटली क्वेश्चन पढ़ो, नॉलेज पूरी नहीं है तो कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। वही एनालाइजेशन आपको नीट में भी काम आएगा। एंड देन एक्टिव रिकॉल। आपको कुछ ऐसे तरीके ढूंढने हैं, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें हम चीजें भूल जाते हैं, जैसे प्लांट किंगडम में एग्जाम्पल्स भूल जाते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एग्जाम्पल्स भूल जाते हैं, इकोलॉजी में भूल जाते हैं। तो वो सारे टॉपिक्स जो मेमोराइजेशन वाले हैं, जिनमें चीजें याद रखनी पड़ती हैं, बहुत सारे फिजिक्स के फॉर्मूला है जो हम भूल जाते हैं, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो भूल जाते हैं। तो उन सबके छोटे छोटे नोट्स बनाकर अपने दीवार पे चिपका लो या फिर अपनी टेबल पे रख लो और उन्हें निकाल निकाल के बीच बीच में रिवाइज करते जाओ। वो आपको एंड मोमेंट पर बहुत फायदा देगा। एंड देन फाइनल रिवीजन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। जब अल्टीमेटली नीट एकदम पास आने वाला होगा तो आपको क्या करना है? आपको एक फाइनल रिवीजन करना है। जितना भी आपका सिलेबस है उसको फाइनली आपको एक स्ट्रैटेजी बनाकर एक फाइनल रिवीजन देना है। अपने एग्जाम की स्ट्रैटेजी बना लेनी है। आपको उस पर पहले से ही काम करना शुरू कर देना है। एग्जाम स्ट्रैटेजी मतलब कि आप कितना सब्जेक्ट
कितने कितने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपके दिमाग में पहले से सेट होना चाहिए कि मुझे बायोलॉजी को इतना टाइम देना है, फिजिक्स को इतना, केमिस्ट्री को इतना, मुझे इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जो कुछ भी आप एग्जामिनेशन हॉल में करने वाले हैं वो स्ट्रैटेजी पहले से बना लीजिए और उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ताकि जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं आपके हाथ पैर फूले नहीं, आपको पसीने नहीं आए। आपको पहले से क्लियर है हमें एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, अपना फॉर्म भरना है, हमें इस तरह से इतने टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इस तरह क्वेश्चन पेपर देना है, जिस ताकि आप काम बने रहे एग्जामिनेशन सेंटर पर। उस चीज को आप पहले से ही जब अपने दिमाग में प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एग्जामिनेशन वाले दिन डर नहीं लगेगा। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बीइंग हेल्दी। बहुत सारे बच्चों के साथ ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाती है कि मैम नीट का एग्जाम पास आने वाला था, हम बीमार पड़ गए, पूरे साल की मेहनत खराब हो गई। तो ऐसा आपको नहीं होने देना है। अभी वो टाइम चल रहा है बेटा जब आपको अच्छा खाना है, पूरी प्रॉपर रेस्ट लेना है, नींद पूरी लेनी है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर कुछ भी हो जाता है तो फटाफट से दवाई लेके उसको डॉक्टर से कंसल्ट करके ठीक कर लेना है। अगर इस समय, ये समय आपका पावर प्ले का समय है जब आपको अपनी जान लगानी है, अगर ये समय आपने ढीला छोड़ दिया या आपकी हेल्थ खराब हो गई तो फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप नहीं हो पाता है। तो अपनी हेल्थ का बहुत आपको ध्यान रखना है। ये वो समय है जिस समय आप थोड़ा थोड़ा योगा कर सकते हैं। 10 मिनट की रोज एक्सरसाइज करो, उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, आपका हेल्थ इंप्रूव होता है और आपको रिलैक्स आप रिलैक्स हो जाएंगे। देन फोकस ऑन द मेंटल प्रिपेयर्डनेस। मतलब काफी सारे बच्चे मेंटली लो फील करते हैं इस दौरान, डर लगने लगता है कि बस आ गया नीट, मैम कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है। नहीं बेटा, ये नहीं करना है, इस सब का कोई फायदा नहीं है। एंजाइटी, डिप्रेशन, लो फील करना नहीं। आप अपना काम अच्छे से कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आप अपनी जान लगा दीजिए। जो रिजल्ट होगा वो हमारी किस्मत है। जिस तरह से हमारे लिए जो भगवान ने रूट तय किया है चीजें वैसे ही होंगी, लेकिन आप अपना 100% दे सकते हैं और मेहनत की हुई कभी खराब नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं जीवन में काम आती है। तो अभी सारी नेगेटिव चीजों को साइड कर देना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना, बस अपना काम करना है पॉजिटिव अप्रोच से और रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। इस एटीट्यूड से आपको काम करना है, परेशान नहीं होना है, खुद को परेशान नहीं करना है, रिलैक्स रहना है, काम रहना है। चलिए, फिर आपको अगर मैं जनरली बताऊं इस पूरे सेशन का जो एक समरी है कि आपको अब इस समय कंसिस्टेंट रहना है। आपने 6 महीने निकाल दिए, उनको भूल जाओ। लेकिन अब जो आपके पास 6 महीने बचे हैं, ये नहीं कि आपने 2 महीने मन लगा के पढ़ाई कर ली फिर 4 महीने ढीले पड़ गए। नहीं, अब ये 6 के 6 महीने आपको कंसिस्टेंट रहना है, लगातार हर रोज बिल्कुल रेगुलर तरीके से मेहनत करनी है। देन अगर आपको अकेले नहीं अच्छा लग रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ आप ग्रुप स्टडी में इन्वॉल्व हो सकते हो। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर दो, खुद को एनालाइज करो, खुद के टेस्ट रिजल्ट को एनालाइज करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यूज करो और ऑर्गेनाइज्ड रहो। आपको पता होना चाहिए, जब आप सुबह सोकर उठ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पूरे दिन का टारगेट क्या है, आपको आज पूरे दिन में क्या करना है। एंड ये सारी चीजें अगर आप अप्लाई कर लेते हैं बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, अपनी वीकनेस ढूंढ के निकालो, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करो, एक प्रॉपर रूटीन बनाओ, कंसिस्टेंट रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, मेंटली खुश रहो और पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ते जाओ। अगर ये सब आप कर लेते हैं बेटा तो नीट कोई हवा नहीं है, इट इज जस्ट एन एग्जाम और ये आप कर सकते हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूं। तो चिल रहकर पढ़ाई करो, मन लगाकर बेटा, और हमारे सबकी बेस्ट विशेस और प्रेयर्स आप लोग के साथ हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।